जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं ताहिर मलिक और इसार राना। और आज फाइनली वफाकी हुकूमत ने एक बजट पेश कर दिया है। इससे पहले अगर बात की जाए बजट के हवाले से तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी था, उसके बावजूद ये बजट भी पेश करना था, IMF की शराइत भी थी और सबसे बड़ा जो सवालिया निशान ये था कि क्या अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा, एक आम बंदे को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में जो पॉलिसीज़ होंगी वो किस तरह से रहेंगी। इससे पहले ये भी बात की जा रही थी कि हम चाहते हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे सरमायाकारी करें, लेकिन कुछ सवालात यहाँ पर ये भी थे कि जो अंदरूने मुल्क मौजूद हैं बिजनेसमैन, जो सरमायाकार मौजूद हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह से दूर किया जाएगा। और आज इसी सिलसिले में हम लोगों ने टैलेंट के ऊपर बाकायदा बजट ट्रांसमिशन भी की है। अभी इजलास के बाद जैसे ही बजट सामने आया है, जो करंट फिगर सामने आए हैं, अगर उनके हवाले से बात की जाए तो नए माली साल के लिए बजट का जो हुजम है वो 18,877 अरब रुपए जो है उसको रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर टैक्स के हवाले से बात की जाए, जैसे कि वज़ारत ख़ज़ाना ने कल बताया था कि हम चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो डिजिटल पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज इतने इन्वॉल्व ना हो। टैक्स रेवेन्यू के हवाले से बात की जा रही थी तो उसका हदफ जो है वो 13,000 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 2122 अरब जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो सब्सिडीज़ हैं वो भी रहेंगी। IPPs के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हुए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो कैपेसिटी चार्जेस भी हम पर साथ साथ रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह महंगाई जो है वो बहुत जल्द कम भी हो जाएगी। अगर हम ऑल ओवर सारी सिचुएशन को देखें, एक तरफ पर पेंशन्स में इजाफा भी किया गया है और सरकारी अफराद जो हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। तो ये जो आज का बजट आया है ये कितना अवाम दोस्त बजट है, इसार राना से और ताहिर मलिक से जानते हैं। ताहिर मलिक साहब, कल हम जैसे डिटेल में बात कर रहे थे और सारा दिन आज यही कन्वर्सेशन भी रही है कि पहले तो सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके बाद इस बजट को तैयार करना और फिर इस बजट के अंदर एक आम आदमी को कैसे रिलीफ पहुँचाना है। टैक्स के हवाले से भी फिगर्स हमारे सामने हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद टैक्सेस में भी इजाफा होने जा रहा है। तो इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका क्योंकि सवाल आम आदमी के गिर्द घूमता है तो मेरे ख्याल में उसी वाले से बात करते हैं। मतलब 8500 अरब रुपए आपका खसारा है। मैंने कल भी बात की थी कि बजट बेसिकली एक प्लानिंग है, एक साल की प्लानिंग कर दी। ये 1 जनवरी इस साल से शुरू होगा और 30 जून अगले साल तक का माली साल है। आपने एक साल में करना क्या? मैं जो छोटी मोटी जो इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, मुझे तो कहीं दूर दूर तक 1000 किलोमीटर तक आम आदमी नज़र नहीं है। बस आप सिंपली इसी में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ से, अभी जो मैं शो आने से पहले आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, मैं देख रहा था कि 10,000 अरब, मैं बल्कि एक एडिशनल बात करने लगा। मैं इंडियन चैनल देखता हूँ, इंडिया वाले अभी तक बिलियन अरब का लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, वो खरब का लफ्ज़ नहीं पहुँचे, वहाँ अभी तक करोड़ है। वो बताते हैं जी दिल्ली का बजट इतने करोड़ में है और मैं मतलब अभी जितनी मेरी उम्र है, मैं करोड़ से बड़ी मुश्किल अपने आप को आदी किया अरब के साथ कि जी 55 अरब, और अभी अरब की मैं डाइजेशन नहीं कर पड़ा और खरब शुरू हो गया। अब मैं यकीन करें, वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं टोटल कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही अरब कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, खरब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन इकॉनमी है, वो अभी तक अरब नहीं, उनका हर बजट करोड़ में होगा। मैं आपको बताऊँ 10,000 अरब रुपये आपने सिर्फ इस बजट में किसका सूद, कर्जे का सूद मैं बता रहा हूँ, 10,000 अरब रुपए आपने सूद देना है। और मैं देख रहा था 2024 में जो दुनिया सारी जिस पे काम कर रही है वो है साइंस है, वो है टेक्नोलॉजी, जिससे आपने इंडस्ट्री बनानी है, जिससे आपने बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, जिससे आपने लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। सिर्फ एक फिगर दे लूँगा, 79 अरब, 79 बिलियन आप लगा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी उस सोसाइटी पे जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। और उधार कितना दे रही है? वो 10,000। अब मैं दूसरी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दुनिया भर में जो बजट होता है ना, बजट देखा जाता है कि आप कितना पैसा हुकूमत डेवलपमेंट पे लगा रही है, लोगों पे लगा रही है। मुझे सारा ये बजट आपको अपने ही मुझे नज़र आ रहा है। मतलब मैं आपको बताऊँ 840 अरब रुपए रखे हैं सिविल इंतजामिया के। आपने सवाल किया हुआ ना आम आदमी का, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 10,000 अरब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें जो कमाल आपने इस 2200 अरब आपने रखा है फौज का। फौज आपकी ज़रूरत है, दिफा आपका ज़रूरत है, मगर ये पैसा जो है डेवलपमेंट में नहीं आता। ये 2200 अरब ये नॉन डेवलपमेंट आपके चार्जेस हैं, इस पे आ जाते हैं। और जो जुल्म की इंतहा है, जो असल बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जहाँ से आपको पता चलता है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो रहा है, 4,875 अरब रुपए आपने टैक्स लेना है इनडायरेक्ट।
ये ज़रा पॉइंट गौर करें। डायरेक्ट आपने लेना है 5,515 अरब, आपने एक डायरेक्ट लेना है और 5,000 कुछ टैक्स, इनकम टैक्स लेना है। मेरा मतलब है 5,000 अरब आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स लेना है। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप इनकम टैक्स नहीं ले रहे। दुनिया में टैक्स इनकम पे होता है, हमारे यहाँ आपका जो 1/3 ऑफ द टैक्स होगा ना, वो जो पाकिस्तान का गरीब तरीन आदमी होगा ना, उससे भी आपने उतना ही लेना है और अमीर तरीन से भी उतना लेना है। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान का शुमार है वो उन ममालिक में जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लिए जाते हैं। मतलब आप जब पेट्रोल लेती हैं तो वो टैक्स है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि दुनिया में टैक्स इनकम से होता है। तो मुझे बता दें, मुझे आप खुद इसका जवाब दे दें आम आदमी की तरह इसमें। ठीक है राना साहब, फाइनली आज दिन को भी हम दोनों साथ थे, बजट आ चुका हुआ है जनाब। पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी सबके सामने है, फिर ये बजट को पेश करना, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जिस पॉलिसीज़ का भी जिक्र किया जा रहा है और जिस तरह से अवाम दोस्त चीज़ों का जिक्र किया गया है, हकीकत बात बताइएगा, क्या आपको ये लगता है कि ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के दौरान कहा करते थे कि हम इतने 100 यूनिट जो है वो बिजली फ्री दे देंगे, हम एक आम बंदे को रिलीफ देना चाहते हैं, वो सिर्फ बातें ही बातें थी, इसके अलावा तो आज प्रैक्टिकली आपको कुछ ऐसा नज़र आया इस वक्त असेंबली के अंदर कि जब ये बजट पेश किया गया? देखिए, मलिक ने तो मैट्रिक मैथ में इम्तियाजी नंबरों से की थी पास। मेरा तो ये तो अगर ये करोड़ और अरब और खरब में फंस जाता है तो मेरे जैसा बंदे को तो समझ लें कि मैं तो बिल्कुल आउट हो गया। मेरी तो ईमानदारी से बताओ, मेरा पॉइंट ठीक है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। मैं मिसाल के तौर पे जो मैं पढ़ रहा हूँ 18 खरब 87 अरब का बजट है, इसमें 8 खरब 500 अरब रुपए जो खसारा है। बिल्कुल। ये मलिक साहब ये जरा मुझे समझाएं, आईपीपीज को 276 अरब जो हैं दिए जाएंगे, यानी 3 खरब ऑलमोस्ट तकरीबन हो गए आईपीपीज के हो गए। एग्जैक्टली। यानी कि अगर हमारा बजट खसारा 8 खरब है तो इसमें से 3 खरब तो हमने अपने आईपीपीज दामादों को देने, ठीक है ना, जिन्होंने लेने ही लेने। अच्छा, हमें क्या देना है आईपीपीज को? तो जिसमें बड़े बड़े सरमायादार पाकिस्तान के भी और बाहर के भी हैं, उनको आपने एक साल में 276 अरब रुपए तफरीक की मद में देने। अच्छा, हमें क्या देना है? हमें सिगरेट महंगी देनी है, मोबाइल महंगा देना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए चमड़े की मसनूआत, जूते शूते, वो हमें महंगे देने। स्टील और कागज़ की मसनूआत, कापियाँ, पेन, किताबें, वो हमें महंगे देने हैं। अच्छा, फिर प्लास्टिक स्क्रैप के हमें महंगा देना है। प्रॉपर्टी को, छोटा प्लाट ले लिया, छोटा प्लाट बेच दिया, वो हमें महंगा देना है। कमर्शियल प्लाटों को तो छोड़ दें आपने, वो तो चले अमीर लोगों की बातें हैं, वो जाने, उनका काम जाने। अब मेरे जैसा फाइलर बेचारा, कसम ले लें, मैं जितनी तनख्वाह लेता हूँ ना, एट द एंड ऑफ द मंथ अब मुझे ये तय करना होता है कि अब मैंने ये हफ्ता कैसे अपने मीट करना है। लेकिन मैं फाइलर हूँ। इस बात के बावजूद कि मैंने ये पेन भी खरीदना है तो टैक्स देना, जो इनडायरेक्ट टैक्स ये कह रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। वो टैक्स के बाद जनाब अली हमारे साथ जो कुछ होने जा रही है, अब जो लेवी की मद में, पेट्रोल की लेवी की मद में ये 1281 अरब रुपए वसूल करेंगे, तो वो किससे करेंगे? वो मुझसे और आपसे करेंगे। ठीक है ना? Yes. हाँ, ये हमें पता भी नहीं चलेगा, ये मेरा हमें क्या नहीं पता चलेगा कि टैक्स हमसे लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमसे लिया जाएगा। लोहा अगर कोई घर बनाना चाहता है, छोटा मोटा स्टील, ये वो, ये मैं मतलब हर चीज में टैक्स है। माचिस गरीब आदमी जो है ना, वो तो समझ लें कि उसके गिर्द मौत का एक फंदा बन गया। उन लोगों ने फंदा बना दिया जो 2021 में जिन्होंने जुलूस निकाले थे महंगाई के खिलाफ, जी, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए थे, बिल्कुल किए थे, ठीक है, महंगाई के खिलाफ। और फिर सब ने इकट्ठे होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हजरत शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, अगर हम ना कर सके तो मेरा नाम आप यूँ कर देना और हम एक सेकंड नहीं रहेंगे। उन्होंने ये मौत का फंदा गरीबों के सर पे चढ़ाया। अब आग एक जुमला और सुन ले, जो मलिक साहब 34 करोड़ यूनिट बिजली जो है ना वो एलीट क्लास में मुफ्त बांटी जाती है। 34 करोड़ यूनिट, एग्जैक्टली, ठीक है। वो यूनिट जो आपका 200 से ऊपर आ जाए ना, तो आपको आप कहते होते कि क्या करें, कैसे मामले को हल करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ
कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें बजट, और वो एक और सॉरी बजट पता है कौन लोग बनाते हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उसमें कहता हूँ 20 इधर लगा दे, और साढ़े पल्ले ही कुछ नहीं का। हमने तो IMF से लेने, ये जो हमारे पास पैसे हैं 3 बिलियन सऊदी अरब के हैं, 3 बिलियन चाइना के हैं, 2 बिलियन UAE के हैं, ठीक है ना, ये मिलू के ये हमारे पैसे हमारे। यानी वो अब क्या था, वो मुफ्त की पीते थे मैं, और मैं समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। असी आ जाते लुटियां पा रहे, उन्हें चीन ने देखो जी हमारे रीशेड्यूल कर दिए कर्जे, इस पे फख्र मना रहे होते हैं। उसी का तो 10,000 अच्छा, मैं एक मेरा अगर ब्रेक में मैं तस्वीर मेरा हमारा प्रोड्यूसर चलाए वो तस्वीर मलिक साहब देखें, जो चीन में हमारा वफद गया ना, क्या शानदार टाइयां सबने पहन रखी हैं, एनके लगाई हुई हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे चीन को कर्जे देने जा रहे हैं। ये वो उस कौम के नुमाइंदे वहां जा रहे हैं जो सिर्फ माफिया मांगने के लिए जा रहे हैं। राना साहब, अब गरीब बंदा कपड़े भी ना पहने। अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब, एक तो आप ये देखिए कि ये भी एक बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर पाकिस्तानी जो है वो मकरूज है तकरीबन 3.25 लाख रुपए का। एक तरफ पर ये हालात हैं, दूसरी तरफ पर सहाफ़ियों और आप दोनों के लिए हमारे लिए खुशखबरी है जी, सेहत कार्ड भी देने वाले हैं वो हम लोगों को। उन्होंने कहा आपको सेहत कार्ड दे देंगे, आप लोगों ने ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। तो अब आप ये बताइएगा जनाब, ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी रही है सिस्टम में जिसने हुकूमत की है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आई हैं, और उन्हीं के आज फुकदान पर हमने बात भी की है डिटेल में। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना सके? हम क्यों हमेशा नाक की सीट तक देखते हैं? वो मेरा ख्याल थोड़ा मौजू से हम हट जाएंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम इसलिए नहीं बना सके, हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है। सियासी इस्तेकाम इसलिए नहीं है कि हम फेयर इलेक्शन नहीं कराते, क्योंकि हम फेयर इलेक्शन नहीं कराते, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो उन्होंने अख रखी होती है, किसी ने वाशिंगटन रखी होती है, किसी ने रियाद रखी होती है, किसी ने पिंडी रखी होती है कि या अल्लाह हम पे रहम फरमा। तो जब आप इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर रखेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी पॉलिसी नहीं बनेगी। मैंने बड़ी इंतहाई इंटेलेक्चुअली आपका जवाब दे दिया। मैं असल पॉइंट की तरफ आऊँ, जो आपका असल सवाल था आम आदमी का। अभी देखें, ये जो बजट होता है ना, ये बजट तकरीर है। बजट की इंटरप्रिटेशन असल होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। वहाँ से आपको पता चलता है, वो जो अभी मेरा हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कल होगी, वहाँ आपको पता लगेगा। मुझे जो ग्रे एरिया लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि सेल्स टैक्स 15 से 18 करना है। इसका मतलब है कि 3% महंगाई तो सीधी हो गई, सीधी, ये असल चीज़ है। अब तो इसी में जो अभी इस तकरीर से मैं बात करूं, अब मुझे बताएं सीमेंट का क्या रोल है? सीमेंट का रोल है कि आपकी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद सीमेंट है। जब आप सीमेंट महंगा करते हैं, आप सीरियसली मुझे बताएं तो उसका क्या असर होगा? पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ को 30% आबादी के पास घर नहीं है। पॉइंट मैं ज़रा समझा दूँ। दूसरा कागज़ आप उसका इस्तेमाल देख लें ज़िंदगी में कहाँ है। और तीसरी चीज़, मैं भी समझता था कि मोबाइल एक याशी है। आज के ज़माने में मोबाइल एक ज़रूरत है। तो उसमें जब आप जाएंगे 18% पे, तो ये आप समझने की कोशिश करने के जो ये मैं, क्योंकि अभी फाइनेंस बिल नहीं है, आई एम अफ्रेड कि ये खाने पीने पे, दाएं बाएं पे, घी पे, बाकी चीज़ों पे अगर ये 3% आया तो आपको खैर नहीं है। और अभी तक मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, IMF को मैंने थोड़ी सी पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक को पढ़ा है, खुद कई डाटा पड़ा है, वो सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई 22, 23, 24 है, तो ये 11% कह देते हैं। और ये हमारा कमाल है पाकिस्तान। इसमें सागडार को सलाम बनता है कि बस ठीक है, आप जो मर्जी कह दो। मैं तो कहता हूँ बड़ी मेहरबानी, 11 कह रहे हैं, मैं उनका क्या कर सकता हूँ वजीर का? वो कहते हैं 1% महंगाई है। मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल डाटा ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है 24% है, और लास्ट ईयर में पाकिस्तान दुनिया में इवन साउथ अफ्रीका अपने कॉन्टिनेंट में सबसे आगे था। और ख़ुद इन्होंने तस्लीम किया कि हमारा जो टारगेट था ना हुकूमत का, हम खुद उस अपने टारगेट से 4% पीछे हैं। तो महंगाई की आप डाटा भी मुझे लगता है गलत दे रहे हैं। और अगर ये फाइनेंस बिल, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये 3% आपका सेल्स टैक्स बढ़ता है तो आप देख लें, फिर आप ज़िंदगी के हर शोबे में इसका असर देखें। अब सब्सिडी की हवाले से कोई बात कर लेते हैं, निजकारी के हवाले से। राना साहब, ये कहा गया कि जी हम चाहते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाए। फिर कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया स्क्रैप का, कि हम स्टील मिल को जो है वो स्क्रैप के हिसाब से सेल भी करना चाहते हैं। ये PIA की निजकारी, इदारों को प्राइवेटाइज़ करना, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो सोल्यूशन है ये परमानेंट है, और ये कर देने से क्या वाकई में हमारा बोझ जो है वो कम हो जाएगा और इसका कोई रिज़ल्ट अच्छा हमें मिल सकता है? देखिए, अभी तो आपका एयरपोर्ट भी होने जा रहे हैं
की कहते हैं सब उसे प्राइवेटाइज क्या कहते हैं वो जो लीज पे दे रहे हैं, अच्छा लफ्ज़ इन्होंने ठीक है निकाला, बेसिकली दूसरों को दे रहे हैं, सीधी सीधी बात। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट बेचने लगे हैं, किसी को पैसे दे देंगे तो आपने बेच दिया, यानी फिर उस टेरिटरी में आपका अमल दखल नहीं होगा, वो उनकी मर्जी है कि वो उसको कैसे डील करते हैं। यानी आपने पाकिस्तान के कुछ हिस्से दे दिए, गिरवी रखवा दिए, ठीक है। लतीफ़ा बार बार एक दफ़ा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाता हूँ कि वो एक ना नशे सिगरेट पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, तो किसी ने कहा यार तुझे कल की फिक्र नहीं है, कल क्या होगा, तू लोगों से लेके खाए जा रहा है, क्या था आपस ही गुर्दे बेच देंगे अपने, एडी केड़ी गाली। तो अब हम गुर्दे बेचने पे आ गए में, ठीक है ना। एयरपोर्ट हमने कर दिया है, स्टील मिल को हमने स्क्रैप करके बेच देना है। कसम से मैं ये बिल्कुल ईमानदार से कह रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है सोच के कि वो स्टील मिल यार जो एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, वो अब हम स्क्रैप करके बेच देंगे, ठीक है ना। हमने उसको पहले तबाह किया, ठीक है, पहले वो यूनियनों में बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, आंखें हमने सबने बंद की हुई थी, क्योंकि हर सियासी हुकूमत के अपने सियासी मकासद थे, उसने अपनी लोगों को अकोमोडेट करना था। उन्होंने उस तोहफे का बेड़ा गर्क किया, अब वो स्क्रैप में बेच देंगे। पास को भी सोना बेचे, और भी बहुत सारे इदारे, जिसका मतलब ये होगा कि आइंदा से आप गंदम शंदम जो आप सखीरा करते हैं सरकारी, तो मतलब ये गेम आपको आप समझिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये हमारे पर जो बैठे हुए लोग हैं ये किस तरह पाकिस्तान के असासों के दुश्मन बन के काम कर रहे हैं, किस तरह एक एक तिनका जोड़ के जो हमने नशेमन बनाया था उसको किस तरह ये आग लगा रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि ये सब कुछ हम देख रहे हैं, हम अंधे होके देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया की 8वीं बड़ी क्या कहते हैं आबादी, 5वीं बड़ी कुव्वत, 5वीं बड़ी आबादी, 8वीं बड़ी कुव्वत, ठीक है ना, एटमी कुव्वत, ठीक है, उसका वजीर खजाना कह रहा है कि हमारे पास तो कोई मंसूबा ही नहीं है, हम तो IMF खुश रखे मौला IMF नू ते जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, अंत भले का भला, ठीक है ना। और आप जनाब अली एक ऐसी कौम जिसके पास आगे बढ़ने का कोई मंसूबा ही नहीं है, एक ऐसी कौम जिसके पास यही नहीं पता उन्हें कि हमने अपने मसाइल का हल कैसे करना है, उसे सिर्फ ये पता है कि हमने किसको अंदर करना है, किसको उठाना है, किस पे जाली पर्चे करने हैं, किसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने हैं, किसको रगड़ के रख देना है, उसे सिर्फ ये पता है, ठीक है ना। और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि ये अभी आपको नहीं समझ आ रही इस बजट की, ये बजट आपको आहिस्ते, ये वो चोट है जो ठंडी होने पे तक आपको तकलीफ पहुंचाएगी। ये जो 3% कह रहे हैं ना मलक, ये 3% हमारे मुंह से तो आसानी से निकल रहा है, वो गरीब आदमी ये 36,000-37,000 तक हाथ मुकर रखी है। एक बंदा जिसके 3 से 4 बच्चे हैं ना और किराए के घर में रहता है, ठीक है, कहें ये इसहाक डार को बुलाएं, कहें कि 37,000 रुपए में उसका बजट बना के दिखा, अगर उसके बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं और उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है और उसके घर के अंदर 3-4 पंखे भी हैं, बजट बना के दिखा दे। लेकिन इनके लिए ये कीड़े मकोड़े हैं ना, मर जाएंगे तो मर जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। ताहिर साहब, हमने कहा कि जी दौरा चीन के बाद सेलिब्रेशन हुई, हम चाहते हैं सरमायाकारी जो है ना पाकिस्तान में आनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपके अपने मुल्क का सरमायाकार पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो बाहर से पाकिस्तान आएगा तो क्या वो आपकी करंट सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं होगा कि आप तो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आप हमें दावत दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ, पैसा इन्वेस्ट करके जाएँ। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ या गैप नज़र आता है कि बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान ये ब्रिज कैसे कायम होगा और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। देखिए, जो चीज़ें सादा, अगर मीडिया का काम है चीज़ों को सादगी से समझाए। मुझे आप, हम तीनों एक लेवल के लोग हैं, बिल्कुल। मैं मतलब ये कागज़ मैंने तो नहीं ना बनाया, ये तो ऑफिशियल है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया 12,087 अरब रुपए अगले साल टैक्स इकट्ठा करेंगे, 12,087 अरब रुपया। और ये गारंटी नहीं कि आप इसको टारगेट को पूरा कर देंगे, ये आप अपने सामने रख लें कि आपके पास 12,087 रुपया चले, रुपये में आ जाते हैं। मैंने आपको क्या फिगर दिया, हमने उधार कितना देना है कर्ज़ों का, 10,000। यानी कि ज़रा सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें कि इनकम और ख़र्चा क्या है। मैंने इस मुल्क में जिसका नाम पाकिस्तान है, मैंने FBR, जिसने मैंने कहा जी मैं हुकूमत हूँ ना, मैं भाई कितने पैसे इकट्ठे किए थे जी, उसने कहा सर 12,087 रुपये मैंने दिए हैं। तो राना साहब आ गए हैं, IMF आ गया, चाइना आ गया है,
पेरिस क्लब आ गई है, वर्ल्ड बैंक आ गया है, एशियन बैंक आ गया कि पैसे कटो, वो 12,000 से 10,000 लेके, बाकी आपके पास वजह 2,000 2200 रुपये आपने फौज को देना, मुल्क नहीं बचाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना। मुझे बता दो आपके पास तो है ही कुछ नहीं नथिंग। मैं असल जो पॉइंट दे रहा हूँ, अब ये समझे आपकी सारी लड़ाई क्या चल रही है, अगली बार ये 11,000, अगली बारी 12,000, ये मैं सूद की बात, हम तो जो सारा कुछ कर रहे हैं मुल्क, हमने ये एक दिन का गुनाह नहीं हमने किया, और ये कोई मैं इमरान या नवाज या वो लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं बतौर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दुनिया भर में ये चीज़ स्टैब्लिश है कि जो बजट डेवलपमेंटल फंड्स पे लगेगा ना, जो रियासतें अपने बजट में ऐसी जगह, मतलब मैं मियाँ अपना आतिफ है शायद उसका नाम, जो खान का बड़ा डार्लिंग था केपीके में, नहीं वो नहीं, वो पाकिस्तानी है, वो अपना यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आई एम सॉरी अगर मैं ना गलत ले लिया, तो वो बंदे को मैंने बड़ा सुना, खान साहब ने बड़ी दफ़ा फरमाया था कि मेरे पास बहुत बड़े एक वेपन है, बड़े ब्रेन है, वर्ड ब्रेन है, वो इस वक्त मैंने प्रिंसटन नंबर टॉप यूनिवर्सिटी को इंडिया अमेरिका की है, उससे मुझे ये बात समझी, उसने कहा पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि ये कर्जे लेता है, पाकिस्तान का मसला है कि ये कर्जे लेके नॉन डेवलपमेंट खर्च करता है, यानी कि तनख्वाहों पे दे देता है, एसी लगा लेता है, सरकार खुद खा जाती है। उसने कहा जो मुल्क कर्जा लेते हैं, अगर आप फैक्ट्री लगा लें, देखिए मुझे अच्छा लगता कि हम 10,000 अरब रुपया कर्जा दे रहे हैं, साथ आप कहते यार अल्लाह का शुक्र है हम मोबाइल अपना बनाते हैं, क्योंकि हमने कर्जे से फैक्ट्री, हमने गाड़ियाँ अपनी बनाई। मुझे आप बता दें, जो मुझे इमरान खान से एक ही दफ़ा मोहब्बत हुई और वो भी ख़त्म हो गई, वो क्यों हुई? खान ने आते ही कहा था, आपको याद होगा कि मैं रिकॉर्ड मांग रहा हूँ, मुझे बताओ कि 70 साल में कर्जा किस किस ने लिया, तो मैंने दिल ही में गया सी, मैं कहा खान तेरे दिन पूरे हो गए, बाय गार्ड। मैं थोड़ा सा कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, मुझे उसी दिन ही पता चल गया कि खान साहब बाय बाय। वो याद है, मैं गलत नहीं, खान ने बड़ी धरले से बात की कि 6 महीने में मुझे बताओ कि आज 70 साल में पाकिस्तान में किससे से, क्योंकि इसका रोल ही एक था, चोर चोर, खामोश हो गया। मेरा इससे ज़्यादा मैं तरीके से बात नहीं कर सकता। राना साहब, बजट बनाया जाता है, आप इस पे ज़रूर अपना मौक़िफ़ भी दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जब बजट बन जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इकॉनमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अपनी ओपिनियन रखते हैं, ये पॉलिसीज़ बनाते वक्त पॉलिसी मेकिंग में इन लोगों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? और गवर्नमेंट जिन लोगों को अप्रिशिएट कर रही होती है, हमने ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा होता है कि जी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इतना बड़ा नाम रखते हैं कि वो मईशत को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं कर सकते। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी। जी वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ पे बजट के हवाले से बात की जा रही है, वहीं पर आज सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले एहतजाजन चली जाती है, बजट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, नाराज़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद इस नाराज़गी को दूर करने की भरपूर कोशिश की जाती है। इसाक डार साहब आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जाते हैं, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, फिर हम देखते हैं कि बिलावल साहब आ जाते हैं और असम्बली में यहाँ पे बाकायदा मौजूद भी होते हैं और बिलाखिर इस तरह से ये बजट पेश कर दिया जाता है। ये नाराज़ क्यों हुए थे, नाराज़गी की वजह क्या थी, और फिर एकदम से जो राज़ी हुए इसकी वजह क्या थी, ये भी जानेंगे। लेकिन राना साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रही थी वो यही था कि जब हमारे यहाँ मईशत को सेट किया जा रहा होता है, तरतीब दिया जा रहा होता है, तो ये जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी राय क्यों नहीं ली जाती है? उससे पहले एक इजलास ऐसा क्यों नहीं बुलाया जाता कि जिनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली जाए, और फिर वो लोग जिनकी इतनी तारीफ़ें की जाती हैं कि वो फलाना शख्स आएगा, जैसे डार साहब आएंगे तो डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन और इस तरह के बहुत से हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स भी देखे हैं जो फेल हो जाते हैं, बाद में फिर चेंज करने पड़ते हैं कलमदान। देखिए, मैं ना थोड़ा सा इसको एक पीछे थोड़ा सा जाके आपको बताना चाह रहा हूँ। आज भी मैंने डिस्कस किया था कि जब ये दुनिया में ममालिक आज़ाद होने शुरू हुए ना, तो जैसे बरतानिया के उससे निकले, कुछ कहीं से हम निकले, पाकिस्तान, इंडिया और छोटे जितने मुल्क थे, ये इन्हें आज़ादी मिली, खलीज की रियासतों में आज़ादी मिली, इसी एरा में वर्ल्ड बैंक और को कायम किया गया जी। अब फिर IMF बनाया गया, सबके पैसे डाल के सबको तासुर ये दिया गया कि साड़ी इकट्ठी कमेटी है सारे दी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हम जैसे ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप किया जी। ट्रैप करने में दो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की। एक तो जान के ऐसे करप्ट लोगों को प्रमोट किया गया कि वो करप्शन करें और उनकी खाल सलामत रहनी चाहिए,
और आहिस्ता आहिस्ता वो ताकतवर होते चले गए। फिर इदारों को भी इसी तरह उन्होंने किया कि इन तक भी हिस्से पहुँचे। उसके बाद जब कर्जे लेते गए और कर्जे लेने के बाद मिसाल के तौर पे 4 दफ़ा नून लीग ने लिए, 5वीं दफ़ा हो गया, 11 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने लिया, ठीक है, 12 दफ़ा हो गया। ये पिछले 40 सालों में आप समझ लें कि हमने नहीं 50 सालों में 12 दफ़ा हम IMF के पास गए और आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि हम अपना बजट खुद नहीं बनाते। हम अगर अपने बना भी लें तो वो IMF से अप्रूव कराते, यानी हमारी जिसे कहते हैं ना खुद मुख्तारी वो ख़त्म हो गई, रहेगी, ज़ीरो हो गई, ठीक है। अच्छा, IMF वर्ल्ड बैंक इतना तगड़ा है कि वो अपने किसी भी मुलाजिम को किसी भी वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बना के भेज सकता है। मोइन कुरैशी और वो दूसरे कौन थे, हमारा वज़ीर ख़जाना, आप कभी नोट कीजिएगा, पाकिस्तानी नहीं होता जी, ठीक है, अभी भी ऐसा ही है, औरंगजेब बिल्कुल सिटीजन है, ठीक है ना। यानी हमारे खजाने के ऊपर हॉलैंड का एक आदमी आके बैठा हुआ है। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, शौकत अजीज जो थे, सिटी बैंक है, सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं, सिटी बैंक का प्रेसिडेंट थे और वो पासन का, ठीक है ना, शौकत अजीज और मोइन कुरैशी, ठीक है। तो ये इससे आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे माली मामलात हमारे हाथ में हैं ही नहीं। अच्छा, दुनिया हमें ग्रे लिस्ट में शामिल किया और हम पे एक इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल हम करते हैं, मलिक साहब जी जी, ठीक है। वो मनी लॉन्ड्रिंग जिन मुमालिक में हो जाती है उनको क्यों नहीं ग्रे लिस्ट में शामिल करते? स्विट्जरलैंड के बैंकों और स्विट्जरलैंड को क्यों नहीं करते कि जो चोरी का पैसा आ रहा होता है तुम अपने पास रखते हो, दुबई के अंदर पैसा आता है तुम वहां रखते हो, ठीक है। हम तो ग्रे लिस्ट में आ गए यहाँ से पैसा निकालने पे, और जिन चोरों ने हमारा पैसे को सेफ्टी दी हुई है, लॉकर्स दिए हुए हैं और वो सारा, उनको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यही तरीका है किसी मुल्क को खोखला करने का। इकोनॉमिक हिटमैन्स जो इस्तिलाह है इकोनॉमिक हिटमैन्स की, वो यही है जी। इससे पहले भी वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, इस तरह के मुमालिक इसी तरह करप्ट हुए, ठीक है। अब पाकिस्तान माने ना माने, हम करप्ट हो चुके हैं, हमारे पर पल्ले क्या रह गया है? ऐसा ही है, हम ना माने तो ना माने कि हम करप्ट नहीं हुए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्ट कंट्री? यही है जो है कि ना साढ़े को पल्ले तेल है गए, ना हम किसी को कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं, रोज हाथ फैला के कभी इधर से सऊदी से ले लेंगे, कभी चीन से ले लेंगे और चलाएंगे। हम बतौर मुल्क अपनी जो माशी खुद मुख्तारी है वो खो चुके हैं, और जो लोग माशी खुद मुख्तारी खो देते हैं वो अपनी बाकी आज़ादी भी खो देते हैं। बस ये याद रखिए। एक बात बड़ी अजीब सी है, आप जिनसे कर्जा मांगने जा रहे हैं, आप उनके पास ब्रांडेड सूट पहन के जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की घड़ियां आपने हाथ पे पहनी हुई हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि हमें कर्जा दे दें, और हमारी सादगी देखे फिर हम कहते हैं हम कर्जा मांगने जा रहे हैं उनके पास। नहीं, फिर दूसरी चीज ये है कि अगर वो ये कह दें कि या शेख जरा अपने हल देख, तू कितने इन्वेस्ट किए ने हमें तो तुम कह रहे हो इधर इन्वेस्ट करो, तो तुमने कहा इन्वेस्ट किए में? एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। फिर अगर वो आ भी जाए तो जिस मुल्क में कहीं से भी ख्वाजा सरा उठ के चपेड़े मार दें, ख्वाजा सरा उठ के कुछ कर दें, वो लोग ये नहीं कहेंगे, कहते थे ख्वाजा सरा नहीं पढ़े जाते थे, ख्वाजा सरा इतने तो क्रिकेट मैच जीत के दिखा दें, ऐਵੇਂ कहीं जा रहे हो उनको, चूंकि कर जीत ना करे मलिक साहब, ना ऐसी बातें किया करे, क्या आप दुखती रग पे हाथ रख देते हैं? ये चाह रहा था मैं कुछ सख्त जुमला बोल दूं, लेकिन मैंने पी गया। ख्वाजा सरा सब कुछ कर सकते, मैं कहा मैं तो तब मानूंगा ना जब वो क्रिकेट मैच जीत के दिखाएंगे। नहीं, अभी यही नहीं समझ आ रही कि वहां गए हुए कौन है। अच्छा, मजे की बात है, अब इन्होंने वो जूते वो वाले नहीं पहने जनाब, अगर जूते वो वाले होंगे तो वो जरूर मैच जीतेंगे। अच्छा है, आज तो मनाने और रूठने का अमल भी चलता रहा है मलिक साहब, ये मनाना और रूठना, फिर उसके बाद ये स्टोरी क्या थी? पीपल्स पार्टी ने पहले कहा हम बजट का हिस्सा नहीं बन रहे, फिर उसके बाद वो मान जाते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी भी वो जुल्फ़कार अली भुट्टो वाली को पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी समझदार पीपल्स पार्टी है। समझदार से मुराद है कि इनको सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, जो इनको प्रॉब्लम हो रही है पंजाब से हो रही है। पंजाब में इन्होंने 3-4 दफ़ा निवे वारदात डाली कि यार को हमें भी साथ 2-4 वजीर बना दो, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही है प्रेजेंटली पंजाब में इन होना, और पंजाब में इन होने के लिए नेचुरली अगर आपको हुकूमत मिले, वजारतें मिले तो आपको आना आसान हो जाएगा। कई लोगों का बड़ा ख्याल था जी वो अपना कारा साहब आएंगे, गवर्नर पंजाब आएंगे। अब जो गवर्नर तो है ठीक है, पीपल्स पार्टी का आ गया, मगर वो उस तरह पॉपुलर पर्सनैलिटी भी नहीं है, क्योंकि हम तो लोग लाहौर में बैठते हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर पता नहीं कौन सा गवर्नर पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौलाना के फजल रहमान से आए हैं। अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद वो
किसी कोटे से हैं, चले पता नहीं कोटा छोटा था, मैं तो इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि असल में जो हिडन प्रेशर वो देखें, हमारा पॉलिटिक्स इस तरह ही है, एक दूसरे पे प्रेशर डालना। तो इनकी को दो चार इनकी निगोशिएशन, इसमें सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस कर रही है ना वो मरीम नवाज कर रही है। वो कह रही है हम क्यों उनको जी हुकूमत दें, हम क्यों हिस्सा दें वगैरह वगैरह। तो ये एक उनके पास एक चांस आता है, क्योंकि जब आपको पता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये हुकूमत बजट नहीं मंजूर करा सकती तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। वैसे तो इसलिए ख़त्म नहीं होना, वो आपको भी पता है, रानी को भी पता है। अच्छा, मैं सुनी शायद विसान साहब का ख्वाब सच्चा होने जा रहा है। नहीं, ख्वाब से अब ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, अल्टीमेटली देखें ना वो मान गए। और आप देखेंगे इसकी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरह होगी कि पहले पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है ये मेरी जाती रह गई, इनकी कैलकुलेशन थी जितना फाइनेंशियल प्रेशर है ना, हम इस गंद में ना आए, हम अपने पे दब्बा ना लें, ये महंगाई होती रहे, पेट्रोल होता रहे। अब उन्हें लगा है कुछ ना कुछ, लगता है स्टेबिलिटी आ गई है। मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ये दबाव इसलिए डाली कि उनको पंजाब में हिस्सा मिले, और वो अल्टीमेटली आप देखेंगे 2-3 महीने में, ये मैं प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, वो फेडरल हुकूमत का भी हिस्सा बन जाएगी। बड़ी स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ पे हद तक इज़्ज़त बिल आता है तो हमारे गवर्नर जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, और आज जब बजट था पहले तो वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, और उसके बाद अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहती नहीं भाई ज़्यादती होने जा रही है, हम नहीं मान रहे। फिर डार साहब जाते हैं, मनाते हैं, खुर्शीद शाह को लेकर आते हैं, नवीद कमर साहब को कहते हैं कि आइए हमारे साथ फोरम पे बैठिए, फिर वो आ भी जाते हैं। राना साहब, ये मनाना रूठना, मैं तो जब ये खबर पहले आई तो मैंने कहा हो सकता है मंजूर वसान साहब ने रात के किसी ऐसे पहर में ख्वाब देख लिया कि जो कबूलियत का वक्त हो शायद वो कबूल हो चुका है, या वो उसकी कबूलियत की घड़ी है। तो ये क्या चल रहा है? देखें, मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसी रियासत जिसका सरबराह सदर पीपल्स पार्टी का हो, जिस फोरम पे ये बजट पेश होना उसका स्पीकर पीपल्स पार्टी का हो जी, ठीक है, सेनेट जहाँ से फिर अब आगे अप्रूव होना है वो पीपल्स पार्टी का हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इस बजट की मुखालफत कर सकती है? दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जन्मों के बदले ना नून लीग से ले रहे हैं। मुझे एक दफ़ा मेरी जरदारी साहब से मुलाकात हुई, मलिक साहब मैं उनके पास जाता था जब वो यहाँ पे जेल में थे, तो मैं कभी कभार सलामी के लिए चला जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं ना, हमारा कबीले के लोग, अगर वो उनके साथ किसी के साथ ज्यादती हो जाए ना तो हम चुप कर जाते हैं, एक नस्ल, दो नस्ल, तीसरी सब्र इख्तियार करते हैं, तीसरी चौथी नस्ल में जाके हम बदला लेते हैं। तो फिर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ी जल्दी कर दी बदला लेने में, थोड़ा और सब्र करना था। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो शहीद के साथ पंजाब की मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ किया, अब उसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बदला ले रहे हैं। यानी इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि गालियां नून लीग को पड़ती हैं, ठीक है, इंजॉय वो करते हैं। नून लीग को अगर लात पड़ गई मेहरबानों से तो ये भाग जाएंगे, वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, ना सदर जा सकता है, ना चेयरमैन सेनेट जा सकता है, ना स्पीकर जा सकता है, ठीक है, ना गवर्नर जा सकते हैं। तो इतनी स्मार्ट पॉलिटिक्स, इसलिए मैं पसंद करती हूं, मैं समझता हूं कि ये एक स्मार्ट पॉलिटिक्स की इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं हो सकती। और उन्होंने हत्थल कर दिया नून लीग को। वजीर आजम साहब जाके सदर साहब से मिलते हैं, कहते हैं, दोनों बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है, सदर साहब कहते हैं कि साईं आप बजट पेश करें। हम नीचे से बेटा एकदम खड़े होकर कहते हैं जी मैं तो नहीं मानता, मेरी तो बहुत सारे तहफुजात है, लो जी नवा कट्टा खुल गया। वो फिर सारे जाके बिलावल साहब के अब मेरी इतलात ये है कि जल्द या बदेर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, वजारतें भी मिल रही हैं, लेंगे और अपनी मर्जी की लेंगे और गज वज के लेंगे और डट के लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आज तो प्रोग्राम में ना कुछ मज़े मज़े की बातें ये है कि आपके पीरो मुर्शद, उनकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें वो बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, और मेरे भी जो सियासी, जो जिन्हें मैं कायद कहती हूँ कि जो बड़ी पॉलिटिकल स्मार्ट मूव्स चलते हैं, वो जरदारी साहब हैं। अच्छा जी। ये मलिक साहब, अब ये बताएं, जो आपके पीरो मुर्शद हैं जिनका आप अक्सर औकात जिक्र करते हैं, वो बड़े घर की क्या खबरें अपने पास रखते हैं कि वहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि जी वजारतें मिलने वाली हैं और ये वजारतें भी मिलेंगी, चीज़ें भी आगे कंटिन्यू होंगी, तो आपके पीरो मुर्शद कोई ऐसी खबर रखते हैं अपने पास? नहीं, हमारे पीरो मुर्शद से तो हमने जो राज सीखा, हमने तो यही राज सीखा कि वो हमारे एक एक्स पुराने भी पीरो मुर्शद हैं, तो वो पीरो मुर्शद ने भी बताया था जनाब, कभी कभी हमें भी बजट की मसला हो जाता था तो हम एक हमारे कोई मेहरबान भी एक्स होते हैं, वो एक्स हमारे खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती, रानी ने तो बड़े छिक्के चौके लगा दिए ना, तो वो इमरान खान को भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो अब तो रिकॉर्ड आ गया कि वो कहते थे कोई नहीं, फिर हम एक फ़ोन करते थे कि पाजी निबड़ो,
तो फ़ोन से फिर बजट भी मंजूर हो जाता है। तो यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो बड़ा इस तरह है। मैंने आपको जो मेरी राय है, ये मेरी राय है, थोड़ी सी खबर है और थोड़ा सा मेरी पोजीशन है कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत जो है ना, जो ताकतवर हल्के हैं वो बिल्कुल वन ट्रैक है और उनको पता है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस पर सारा फोकस है। इसीलिए वो पॉलिटिकली कहीं पे छेड़छाड़ नहीं होने दे रही है। मैं आपको बस इस तरह की बात समझा सकता हूँ। ना कोई पॉलिटिकल छेड़छाड़ हो रही है, ना किसी पार्टी ने निकलना है, ना किसी पार्टी ने आना है, ना शहबाज को हाथ पड़ना है। ये 6 महीने साल की गारंटी है। किसी पार्टी को रिलीफ मिलना है? वो भी नहीं मिलना। और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी आ रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि 3-4 महीने हम फासले पे रहते हैं और वो लॉजिकल था कि भी हमें फ़ायदा हो जाएगा जब ये बदनाम होंगे। मगर अब उनको लग रहा है कि अब हम बदनामी नहीं ले सकते, हम इनके साथ चलना है। और पीपल्स पार्टी को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का वीक एरिया ही पंजाब है। पंजाब में वो पंजाब की पार्टी रही है जनाब। नहीं ना भी रहे, 62% पाकिस्तान है। आप डेमोक्रेटिक बात करें ना, मैं इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं लाहौर में बैठा हूँ। आप किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी उन 60% को आप माइनस कर दें। तो पीपल्स पार्टी इस सारे चक्कर में एक बेनिफिट चाह रही कि किसी तरह वो पंजाब में इन और अपना रास्ता बनाए। और आप देखेंगे दिन ब दिन ये ज़्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, दूर नहीं जाएंगे। तो मरियम साहिबा बर्दाश्त कर लेंगी पंजाब में आना पाकिस्तान? अगर ये समझदार है तो वो भी नवाज शरीफ थी, एडी भी गल नहीं। उसको भी पता है कि हमने किस तरह, उसको भी जनरल जिलानी याद है, उसने नवाज शरीफ ने सारा बताया कि उनको भी जनरल मीर गुल उनके बड़े डार्लिंग थे, जनरल ज़िया बड़े उनके डार्लिंग थे। तो बड़ी डार्लिंगों की मेहरबानी से पीपल पार्टी को यहाँ से निकाला गया था। तो एवं तो नहीं भी आन देंगे, क्यों रहना। अच्छा, मरियम बीबी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मालूम है किस रास्ते से आते हैं, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके आई हूँ, बड़ी मतलब तो बड़ा बहुत मेहनत की उन्होंने। अच्छा राना साहब, एक शख्सियत का मैं लाजमन आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, अब आपने ये नहीं कहना मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे प्लान्स हैं। इस सारे पिक्चर के अंदर आज बजट ही पेश किया गया। मैं सुनना चाह रही थी वो कबूतर बिठाने से लेकर बजट पेश करने तक जनाब वो इन्वेस्टमेंट आनी थी, और बहुत से सरमायाकार तबका जो है वो पाकिस्तान आना चाह रहा था, और आपस में दोस्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं। आते हुए सऊदीया भी स्टे किया, फिर दुबई भी स्टे किया। हालांकि दोनों जगहों के मौसम बहुत गर्म हैं, लेकिन खाने बहुत लजीज हैं वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं ना मियाँ साहब तो मैं समझता हूँ कि वो अब एक तारीख का हिस्सा है बस। हाँ, अब उनका कोई ऐसा सच रोल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आ रहा। ये आसिफ अली जरदारी हैं जो जिनका के पैर हमेशा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहता है और हटा नहीं सकता। वो तो स्मार्ट है ना, ठीक है ना, ये उनका है। लेकिन ये जो थे ना कि मसाइल की कुंजी नवाज शरीफ साहब के पास है। और कभी होता था कि मियाँ नवाज शरीफ, वो एक गाना उन्होंने मेरी नगमा भी रिलीज किया था कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या कर दो, नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो नहीं, एक मिली नगमा बनाया था। नहीं, एक अभी ब्रेक में मैं वो चारों के मैं आपसे शेयर भी करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद पॉलिटिकल सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, जहां पे बजट को डिस्कस किया जा रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले दिनों में रावी हमें चैन दिखता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और किस तरह से उन्हें रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ तो चाह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, और जैसे हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं होगी, और उनकी शराइत क्या हो सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के साथ इससे पहले हमने देखा था कि कोर्ट रूम में जब पेशी हुई थी इमरान खान साहब की, तो एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, और सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछे जा रहे थे कि आखिर ये तस्वीर वायरल किसने की है। अब उसके बाद एक ऑडियो जो है वो भी सामने आ जाती है। आखिर ये ऑडियो जो है ये किसने लीक की है, और उस ऑडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पे तो एक नई ही डिस्कशन शुरू हो चुकी हुई है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि वो मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे, या उन्हें तोड़ना इतना आसान है, वो जिस बयानिए पे स्टैंड करते हैं क्या वो उस बयानिए से हट जाएंगे या नहीं, ये इसार राना और ताहिर मलिक बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसार राना साहब, आपने हमें और हमारे नाज़रीन को बताया था कि मैंने आपको एक मिली नगमा बताना है नवाज शरीफ से मुतल्लिक, कि वो जो आप अब उन्हें कह रहे हैं कि नहीं वो पीछे हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। वो जो मियाँ साहब जब आए थे तो जो नगमा रिलीज हुआ था ना, मैंने कहा मैं आपको वो सुनाता हूँ। वो कहते हैं, ये मुल्क संभालो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, जब कौम का वक्त कड़ा आया दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया, इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ। अब आगे सुनो। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है,
महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना आसान करना है। इस मुल्क को संभालो नवाज शरीफ, मुश्किल से बचा लो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। और फिर मतलब जब पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त आया तो मियां साहब ने अपने भाई को धक्का दे दिया, और ये सारी जो हमारे ख्वाब और ख्वाहिशें और ख्यालात थे ना, ये सब तबाह हो। यार 14 रुपए की रोटी कर दी है तुम्हें पसंद? ये मर्सिया किसने लिखा वैसे, उसके बारे में पता किया जाए। 14 रुपए की रोटी कर दी, ये मर्सिया किसने लिखा? और अच्छा मुझे ये बताइए, आप दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब देखिए उन्होंने एटमी धमाके भी कर दिए थे, ठीक है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने एटमी धमाके उन्होंने किए हैं, और आप ऐसी उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, ऐसी बात ना करें। मलिक साहब, एक पिक्चर वायरल हुई थी और उसके बाद कई सवालात सामने हो गए थे कि आखिर ये कोर्ट रूम से पिक्चर बाहर कैसे चलेगी और ये पिक्चर किस तरह से लीक हुई, और उस समय देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की सोशल वेबसाइट थी उसके ऊपर व्यूज़ भी काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी लोगों ने उसको सर्च भी किया था। आज एक ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राना साहब से तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले आपसे पूछना बनता है। देखिए, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन बन गया। एक तो क्वेश्चन बन गया, आपकी रियासत का एक अलामत होती है ना, चीफ जस्टिस यहाँ बैठा है, एक तो आपकी जो एक पहले तस्वीर लीक हुई, पहले आपने उस दिन शो डाली है बंदा लबो, वो तो लब्बे नहीं, नमा काम पे गया। ये 32 मिनट्स की लीक हुई है, वो अभी 16 मिनट की रिलीज़ हुई है, ये मैं आपको खबर दे दूँ। अब सवाल ये है, जो अदालत एक तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं अदालत का देने लगूँ, आपके 5 में से 4 जजेस ने कहा था कि भाई हम आपको तकरीर की इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपको सियासत नहीं करने देंगे, जलसा गाह नहीं बनने देंगे। तो फाइनली साबित हो गया कि दे वर राइट, या पता नहीं उनको पता था ये लीक हो जाएगी। अब आपने जो वो तस्वीर भी, इमेज की मैं बात करूँ, जिसको आप पोलिटिकल माइलेज बोलते हैं, सियासी फ़ायदा उठाना, वैसे तो हम दोनों ने भी वही कलर पहना है, हो सकता है कि हम पे भी इफेक्ट आया हो, तो वो कलर बड़ा पॉपुलर हो गया, हाँ की तस्वीर है, अभी वो तस्वीर का भी काम खत्म ही नहीं हुआ। अब इसके एक इमेज, वो मैं पॉलिटिकल बेनिफिट बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो बहुत सारी बातें थी ना, खां की सेहत, उसकी लुक्स, उसकी एरोगेंस, उसकी टोन, उसका लबो लहजा, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने वाकई वो जो जजेस 4 ने कहा था, नहीं हम आपको लाइव नहीं होने देंगे, हम आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं दे देंगे। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, वो ये किया उसने, शहजाद अकबर ने लंदन से ये किया है, ऑडियो लीक की। अब मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने पता नहीं, मुझे तो अल्फाज शुक्र है मैंने रोक ली है, अगर हमारी कोई तौहीन अदालत भी सीधी होगी, बिल्कुल ये तौहीन अदालत भी सीधी होगी। ठीक है जी जनाब, ऑडियो लीक हुई, देखे मैंने तो बड़े बड़े सियासी कैदी देखे जिनका 1 माह बाद प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, किसी के कुछ हो जाता है, फड़ लो गया फारिग, पकड़ो, अदालतें कहती हैं इन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, अभी जल्दी से कुछ किया जाए। 1 साल हो गया एक बंदे को, उसकी आवाज़ में वही कड़क है, उसकी आवाज़ में वही दबदबा है, उसकी आवाज़ में वही घनगिरज है, और उतना ही एतमाद है, और उतना ही कॉन्फिडेंस। लग ही नहीं रहा कि वो 1 साल से तकलीफ में है उसके लहजे के। और फिर जो मैंने सुनी है जितनी, पता नहीं सुनने के ऊपर तो इन अदालत ना लग जाए, उसके मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वकील है बड़ा प्रोफेशनल जो दलाइल दे रहा है। मैं समझता हूँ कि आप तस्वीर, आवाज नहीं रोक सकते, राना साहब, मैं आपके प्यार को, आपके जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है। फायजा बुखारी को, मलिक को, इस राना को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।